स्वागत है सभी विद्यार्थियों का आज की इस ऑनलाइन क्लास में। ये ऑनलाइन क्लास कक्षा 11th की जीव विज्ञान के लेसन नंबर 3 से है। इस तीसरे पाठ का नाम है वनस्पति जगत। हमने इससे पूर्व की कक्षा में वनस्पति जगत के भाग फर्स्ट के अंतर्गत हमने डिस्कस किया था वर्गीकरण प्रणाली के बारे में कि पादपों को वर्गीकृत करने के लिए कुल कितने प्रकार की वर्गीकरण प्रणालियाँ अभी तक विकसित की जा चुकी है। तो वो कौन कौन सी थी? कृत्रिम वर्गीकरण प्रणाली या वर्गीकी भी कह सकते हैं उसको, प्राकृतिक वर्गीकी, जातिवर्ती वर्गीकी। ये तो तीन थी मुख्य। इसके अतिरिक्त संख्यात्मक वर्गीकी, कोशिका वर्गीकी और रसायन वर्गीकी भी वर्गीकरण में महत्वपूर्ण योगदान देती है। ऐसा हमने इससे पहले वनस्पति जगत के भाग पहले में पढ़ चुके हैं। वर्गीकरण प्रणालियाँ कौन कौन सी है, किसने दी थी इत्यादि के बारे में आप जानकारी प्राप्त करने के लिए, उसको रिवीजन करने के लिए वनस्पति जगत के भाग फर्स्ट के वीडियोस को जरूर देखें। आज हम वनस्पति जगत में पढ़ेंगे शैवाल। क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि हमने प्रीवियस वीडियोस के अंदर डिस्कस किया था कि इस वनस्पति जगत में किन किन पादपों को रखा गया है। शैवाल को, ट्रायोफाइट को, टेरिडोफाइट को, जिम्नोस्पर्म को और एंजियोस्पर्म को। तो हम एक एक पादप समूह को विस्तार से पढ़ना प्रारंभ करते हैं। इसी संदर्भ में आज का हमारा जो टॉपिक है वो है शैवाल अथवा एल्गी, उसको हम कहते हैं। एल्गी वे पादप होते हैं जो क्लोरोफिल युक्त और थैलाब पादप हैं। क्लोरोफिल पाए जाने के कारण ये अपना भोजन स्वयं निर्मित करते हैं। तो कैसे हुए? स्वपोषी हुए। हमने फंजाई में देखा था कि फंजाई स्वपोषी नहीं थी बल्कि कैसा था? परपोषी था। और परपोषी के आधार पर वो परजीवी प्रकार का था अथवा मर्तोपजीवी प्रकार का था। तो फंजाई तो है परपोषी, लेकिन शैवाल स्वपोषी होते हैं। और थैलाब का मतलब क्या हुआ? थैलाब का मतलब उसका पादप शरीर थैलस युक्त होता है। थैलस हम उसको कहते हैं जिसमें जड़, तना और पर्ण में विभक्त नहीं किया जा सकता या ये संरचनाएं नहीं पाई जाती, उसको नाम देते हैं थैलस। और जिन पादपों में पादप शरीर थैलस युक्त होता है उनको नाम देते हैं थैलाब अथवा थैलोइड पादप। तो ये एक परिभाषा होती है कि शैवाल किसे कहते हैं, शैवाल क्या होते हैं। तो वे थैलाब पादप जो क्लोरोफिल युक्त एवं स्वपोषी होते हैं शैवाल कहलाते हैं। अब ये शैवाल कहाँ पाए जाते हैं? तो हमें क्या पढ़ना पड़ेगा? हमें पढ़ना पड़ेगा इसका आवास, यानी कौन से वातावरण के अंतर्गत, किस आवास के अंतर्गत ये मिलते हैं। तो मुख्य रूप से शैवाल जलीय वातावरण के प्रति अनुकूलित जलीय आवास में पाए जाते हैं। जलीय आवास दो प्रकार का होता है, लवणीय जल और अलवणीय जल। लवणीय जल जैसे समुद्र का जल है वो लवणीय जल कहलाता है। तालाब का पानी है वो स्वच्छ जल कहलाता है, मीठा पानी कहलाता है। स्वच्छ जल भी दो प्रकार का होता है, एक तो बहता हुआ जैसे नदी का पानी, एक स्थिर जैसे झील का है अथवा तालाब का है। तो इन सभी जलीय वातावरण के अंतर्गत आपको विभिन्न प्रकार की या कोई न कोई शैवाल जरूर मिलेंगे। चूँकि हम शैवाल के सामान्य लक्षण के बारे में बात करें इसलिए शैवाल जलीय वातावरण में पाई जाती है, ऐसा हम पढ़ते हैं। इसके अतिरिक्त ऐसा क्षेत्र जो नमी युक्त हो, नम वातावरण हो, जैसे लकड़ी पड़ी है वहाँ पे लगातार पानी बहता रहता है या पानी के संपर्क में नमी ज़्यादा है, मिट्टी है या फिर कोई चट्टानें हैं जो नम है, जहाँ पे आर्द्रता अधिक है वहाँ पे एल्गी के विकसित होने की संभावना सबसे अधिक होती है। तो ये क्या हो गया? इसका आवास हो गया। अब हमारे मन में प्रश्न आता है कि एल्गी कितनी बड़ी आकार की होगी, कैसी दिखती होगी, देखने में कैसा है? जैसे हम तालाब के पानी के हरे रंग को देखते हो, हरा रंग ही दिखाई देता है। या फिर नल के पास में परपट्टीमय
हरे रंग की परत दिखाई देती है तो वो एक पतली सी परत दिखाई देती है मखमली, जिसके ऊपर हाथ लगाते हैं फिसलन वाली होती है। आपने कभी महसूस किया होगा कि हम नहर के किनारे पे जाते हैं, तालाब के किनारे पे जाते हैं, तुरंत प्रभाव से पैर फिसल जाता है। क्यों फिसलता है? क्योंकि वहाँ पे काई लगी हुई है। उसी काई को क्या नाम देते हैं? शैवाल देते हैं। तो वो दिखती तो कैसी है? एक परत के रूप में दिखती। क्या ऐसी ही होती है या फिर इनका कोई आकार अलग होता है? तो इसके आधार पर छोटी सूक्ष्म शैवाल होती है। सामान्य तौर पर सूक्ष्मदर्शी की सहायता से हम उसको देख सकते हैं, जो सूक्ष्म जीव है। लेकिन कभी कभी कुछ बहुत बड़ी विशाल भी होती है, जिसको हम नग्न आंखों से भी देख सकते हैं। जैसे केल्प और लिमिनेरिया जैसे शैवाल ऐसे हैं जो बहुत बड़े होते हैं, विशाल होते हैं, जिनको हम एक पौधों की बेल की तरह ये पानी के अंदर तैरते रहते हैं। तो केल्प क्या है? बहुत बड़ा आकार वाला शैवाल है। जबकि बाकी वॉलवॉक्स, जिसको हमें सूक्ष्मदर्शी से देखना पड़ता है, क्लेमाइडोमोनास सूक्ष्मदर्शी से देखना पड़ता है, तो ये कैसे हुए? सूक्ष्म हो गए। अब यदि कोई शैवाल अकेली कोशिका के रूप में पाया जाए तो होता है एकल। लेकिन जब बहुत सारी कोशिकाएं आपस में जुड़ करके एक समूह का निर्माण कर देता है तो इसको नाम देते हैं कॉलोनी। तो कॉलोनीय शैवाल का एग्जाम्पल कौन सा है? वॉलवॉक्स। अब कॉलोनी कैसी होगी? कॉलोनी शैवाल होने के कारण इसमें कई कोशिकाएं एक दूसरे से विशेष प्रकार के तंतुओं द्वारा जुड़ी होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये जो डायग्राम दिख रहा है वो वॉलवॉक्स की कॉलोनी है। क्या कहलाती है? वॉलवॉक्स की कॉलोनी। इसमें क्या है? ये जो हरे रंग की बिंदु नुमा संरचना दिखाई देती है वो वॉलवॉक्स की एकल कोशिका है। और ये एकल कोशिका इस प्रकार के तंतुओं से आपस में जुड़ी होती है। इन तंतुओं को जीव द्रव्यक तंतु या साइटोप्लाज्मिक फिलामेंट या स्ट्रेन के नाम से जानते हैं। तो ये क्या हुआ? साइटोप्लाज्मिक स्ट्रेन या जीव द्रव्यक तंतु से जुड़ी होती है। इसको नाम देते हैं कॉलोनी। और कॉलोनी के अंदर हमेशा कोशिकाओं की संख्या फिक्स होती है। और ये कोशिका वॉलवॉक्स के संदर्भ में बात करें तो लगभग 600 से लगा करके 60,000 कोशिका एक कॉलोनी के अंदर पाई जा सकती है। कॉलोनी गोलाकार होती है, इसलिए पानी की धाराओं के साथ में ये लुढ़कती रहती है। इसीलिए वॉलवॉक्स को लुढ़कने वाली शैवाल के नाम से भी जाना जाता है। इस कॉलोनी के अंदर अलैंगिक जनन के फलस्वरूप फिर एक कॉलोनी विकसित हो जाती है। फलस्वरूप एक कॉलोनी ये और पहले की कॉलोनी ये, तो ऐसी कॉलोनी को पुत्री कॉलोनी के नाम से जाना जाता है। तो ऐसी शैवाल समूह जिसमें कोशिकाओं की संख्या निश्चित होती है वो कॉलोनी समूह कहलाता है। वॉलवॉक्स कैसा था? सॉरी, क्लेमाइडोमोनास कैसा था? एकल कोशिकीय जीव। इसके अलावा वो लंबे लंबे तंतुओं के रूप में हो सकते हैं, उसको तंतुमय कह सकते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल क्या दिया गया है? यूलोथ्रिक्स दिया गया है और स्पाइरोगैरा दिया गया है। यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगैरा के डायग्राम, छोटा सा डायग्राम ये है, इसको नाम देते हैं स्पाइरोगैरा। एक तंतुबद्ध संरचना जिसमें छोटे छोटे खंड है वो कोशिकाओं को निरूपित करता है। अब आप कहोगे कि ये ऐसे कब दिखते हैं, कैसे दिखते हैं? तो हमें क्या करना पड़ता है? जल का नमूना लेना पड़ता है और उसको स्लाइड पे रख करके फिर हमें इसको माइक्रोस्कोप में देखना पड़ता है, तब जा करके हमें इतनी संरचना दिखाई देती है। क्योंकि हम इन जीवों को या पादपों को सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देख रहे हैं, इसका मतलब ये सूक्ष्म जीव कहलाते हैं, सूक्ष्मदर्शी जीव हैं। तो शैवाल का आकार में बड़े आकार की और छोटे आकार की दोनों होगी। और इसकी कॉलोनी समूह कैसे होती है? शैवाल मुख्य रूप से प्रोकैरियोटिक प्रकार की और यूकैरियोटिक प्रकार की कोशिका युक्त होती है। और इन कोशिकाओं में कोशिका भित्ति पाई जाती है। सबसे बाह्य आवरण क्या पाया जाएगा? कोशिका भित्ति। और ये कोशिका भित्ति चूंकि शैवाल है इसलिए सेल्यूलोज से निर्मित होती है। किससे होती है? सेल्यूलोज से। कोशिका भित्ति के आधार पर शैवाल को फंजाई से हम अलग कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? कि शैवाल में सेल्यूलोजी कोशिका भित्ति पाई जाती है, जबकि फंजाई या कवक में काइटिनी कोशिका भित्ति पाई जाती है। क्योंकि शैवाल स्वपोषी है इसलिए इसमें विशेष प्रकार का वर्णक पाए जाते हैं। और ये वर्णक की उपस्थिति के कारण ही इनका विशेष रंग होता है। लाल रंग, पीला रंग,
हरा रंग, नीला हरा रंग इत्यादि प्रकार के रंग किसके कारण होते हैं? वर्णक के कारण। और वर्णक क्या कार्य करते हैं? वर्णक उपस्थित होने पर पादप कोशिका प्रकाश की किरणों को ग्रहण करके प्रकाश संश्लेषण द्वारा खाद्य पदार्थ का निर्माण स्वयं करते हैं, इसलिए इसको क्या नाम देंगे? स्वपोषी। तो पहला जो सबसे बड़ा वर्णक है उसको नाम देते हैं क्लोरोफिल। ये क्लोरोफिल ए, बी, सी, डी, ई एवं के तथा बैक्टीरियल क्लोरोफिल के रूप में जाना जाता है। इतने सारे इनके प्रकार है। इसमें से क्लोरोफिल बी जिन पादपों में पाया जाता है उनका रंग हरा होगा, और क्लोरोफिल ए सभी पादपों में पाया जाता है। सामान्य कॉमन चीज होगी, सभी पादपों में पाया जाने वाला क्लोरोफिल कौन सा हुआ? ए, और हरे पादपों में पाया जाने वाला बी। इसका मतलब हरे पादपों में या हरे शैवालों में बी के साथ में ए भी उपस्थित होगा। इसके अतिरिक्त एक फाइकोबिलिस और वर्णक पाए जाते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, फाइकोसाइनिन और फाइकोएरिथ्रिन। लाल रंग की शैवाल है तो उसमें फाइकोएरिथ्रिन पाया जाता है, और नीले रंग की शैवाल है तो फाइकोसाइनिन पाया जाता है। फाइकोसाइनिन के साथ में क्लोरोफिल बी भी पाया जाता है, तो हरा रंग भी होगा और नीला भी होगा, तो उसको नाम देते हैं ब्लू, ग्रीन अथवा नील हरित शैवाल। इसके अतिरिक्त कैरोटीनॉइड्स पाया जाता है, और कैरोटीनॉइड्स के रूप में मुख्य रूप से पाया जाने वाला घटक कौन सा है? ज़ैंथोफिल। कैरोटीनॉइड भी दो प्रकार के होते हैं, तो उसमें से सबसे अधिक कौन सा पाया जाएगा? ज़ैंथोफिल। मूल रूप से वर्णक कितने प्रकार के? क्लोरोफिल, फाइकोबिलिस और कैरोटीनॉइड्स। पूरी शैवाल है उसके अंदर फाइकोजेंथिन पाया जाएगा, पीली शैवाल उसमें ज़ैंथोफिल पाया जाता है। शैवाल का रंग किसके कारण होता है? वर्णक की प्रेजेंस के आधार पर। अब कोशिका में खाद्य पदार्थ पाया जाता है, और ये खाद्य पदार्थ संचित खाद्य पदार्थ के रूप में या रिजर्व फूड मटेरियल के रूप में जाना जाता है। जैसे कवक में संचित खाद्य पदार्थ पाया जाता था, वो कौन सा था? वो था ग्लाइकोजन। इसी प्रकार का शैवालों में भी स्टार्च मुख्य संचित खाद्य पदार्थ के रूप में पाया जाता है। स्टार्च ये अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे क्लोरोफाइसिन हो गया तो क्लोरोफाइसिन स्टार्च कहलाएगा। आप साइनोफाइसिन पाया जाएगा तो उसको साइनोफाइसिन स्टार्च कहेंगे, लेमिनर स्टार्च कहेंगे, इत्यादि प्रकार के। इसके अतिरिक्त इसमें तेल बुंदक पाए जाते हैं। क्या पाए जाएंगे? तेल बुंदक। और ये तेल बुंदक क्या कार्य करेंगे? रिजर्व फूड के रूप में प्रयुक्त होते हैं। अब बात करते हैं कि इन शैवालों में जनन कैसे होता है। जनन के बारे में बात करें, जैसे जनन 3 प्रकार का मुख्य रूप से होता है, कायिक जनन, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। कितना प्रकार का हुआ? कायिक, अलैंगिक और लैंगिक। कायिक जनन के मुख्य प्रकार हैं वो है खंडन विधि के द्वारा, विखंडन विधि के द्वारा। खंडन विखंडन का मतलब क्या हुआ? खंडन का मतलब इस बाह्य आघात के कारण, यांत्रिक प्रतिबल के कारण, किसी चोट के कारण ये तंतु वो टूट जाता है। यहाँ से टूट गया, यहाँ से टूट गया। कितने खंड बने? 3 खंड बने। ऊपर वाला अलग बनेगा, ये अलग बनेगा, ये अलग बनेगा, और ये खंड स्वतंत्र रूप से नए शैवाल तंतु को निर्मित करेंगे, नाम देंगे खंडन। अथवा इन कोशिकाओं के मध्य, जैसे ये कोशिका थी, इसके बीच में वाला एक पट ये है, दूसरा पट ये, इस कोशिका के मध्य का ये पट विघटित हो जाए, विभाजक पट विभाजित हो जाए, तो एक खंड ये बनेगा, दूसरा खंड ये बनेगा, तब हम इस विधि को नाम देते हैं विखंडन विधि। विखंडन भी द्विविखंडन और बहुविखंडन विधि हो सकती है। लैंगिक जनन शैवालों में मुख्य रूप से होता है चल बीजाणु द्वारा और अचल बीजाणु द्वारा। चल और अचल बीजाणु कैसे होगा? जैसे फॉर एग्जाम्पल एक कोशिका है, एक कोशिका का जीव द्रव्य केंद्रक विभाजित होकर कितने केंद्रक बना दिए? 2 केंद्रक। अब इसके चारों तरफ जीव द्रव्य का संग्रहण हो गया, और संग्रहण होने से ये एक पूरी कोशिका में परिवर्तित होगी। इन कोशिकाओं को बीजाणु कहेंगे। क्या कहेंगे? बीजाणु। अर्थात अलैंगिक जनन संरचना बनने वाली इन संरचना को नाम देते हैं बीजाणु। थी तो एक शैवाल कोशिका, और जिस शैवाल कोशिका में बीजाणु का निर्माण हुआ है उसको नाम देते हैं बीजाणु धानी। क्या नाम देंगे? बीजाणु धानी। अब यदि परिस्थितियां अनुकूल है, अनुकूल का मतलब क्या हुआ कि ये पादप जल में पाया जाता था, जल प्रेजेंट है,
तो अनुकूल परिस्थिति। जब जल धीरे धीरे सूखना प्रारंभ हो जाता है तो प्रतिकूल। तालाब है, तालाब के अंदर पानी भरा हुआ है तो उसमें शैवाल पाई जाती है, तो उसके लिए वो अनुकूलित वातावरण हुआ। लेकिन धीरे धीरे गर्मी के मौसम में पानी कम होना प्रारंभ हो जाता है तो वो कौन सी हो जाती है, इसके लिए प्रतिकूल परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो अनुकूल परिस्थितियों में इन बीजाणुओं के अग्रभाग पर कशाभिका विकसित होती है, एक तंतुनुमा संरचना विकसित होती है, उसको क्या कहेंगे, कशाभिकाएं। और जब कशाभिकाएं उपस्थित हैं या विकसित हो गई है तब इन बीजाणुओं को नाम देते हैं चल बीजाणु। जैसे ही बीजाणु दानी से ये मुक्त होंगे तो जल में ये कशाभिकाओं की सहायता से तैरना प्रारंभ कर देंगे और तैर करके एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचते। फिर क्या करेंगे, कुछ समय तक ये बीजाणु तैरेगा, तैरने के बाद में फिर एक अधर स्तर से जुड़ जाएगा और जुड़ने के बाद फिर विकसित होकर या विभाजित होकर वापस नए शैवाल का निर्माण करता है। और यदि परिस्थितियाँ प्रतिकूल होगी, प्रतिकूल का मतलब क्या होगा कि इनमें जल की कमी होगी, फलस्वरूप जीवित रहने के लिए इनको कुछ न कुछ करना पड़ेगा। जब जल प्रेजेंट था, उपस्थित था, तब कशाभिकाओं की सहायता से तैर गया, लेकिन जब जल है ही नहीं तैरेगा किसमें, इसीलिए ये कशाभिकाओं का विकास नहीं करता। तो हम ऐसे बीजाणुओं को नाम देते हैं अचल बीजाणु। क्या कहेंगे, अचल बीजाणु। तो बीजाणुधानी का नाम क्या होगा, अचल बीजाणुधानी। चल बीजाणु बनेंगे तो क्या कहलाएगी, चल बीजाणुधानी। ये बीजाणु भी बीजाणुधानी से मुक्त होकर अधे स्तर से जुड़ता है और नए पादप को निर्मित करता है। तो ये तो हो गया इसका अलैंगिक जनन की प्रक्रिया। अब आता है लैंगिक जनन की प्रक्रिया। कितने प्रकार के हैं, समयुग्मक, असमयुग्मक और विषमयुग्मक। जनन क्रिया में भाग लेने वाले लैंगिक जनन किसको कहेंगे, सबसे पहले एक 2n कोशिका होगी। इस 2n कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा n कोशिका का निर्माण होगा। इन n कोशिकाओं को युग्मक नाम देते हैं। दो भिन्न भिन्न प्रकार के युग्मक आपस में जुड़ेंगे तो इस क्रिया को निषेचन कहेंगे। और निषेचन के फलस्वरूप किसका निर्माण होगा, जाइगोट बनेगा। और उस जाइगोट की प्रकृति कैसे होगी, 2n। 2n का मतलब होता है द्विगुणित जाइगोट का निर्माण होगा। वह जनन की प्रक्रिया जिसमें युग्मकों का निर्माण और युग्मकों का संलयन होता हो, उस जनन की प्रक्रिया को लैंगिक जनन कहते हैं। संलयन क्रिया में भाग लेने वाले दोनों युग्मक आकार में और कार्य की संरचना में एक समान है तो उसको नाम देते हैं समयुग्मक। जैसे स्पाइरोगैरम पाया जाता है। यदि एक युग्मक बड़ा है दूसरा छोटा है लेकिन दोनों ही गतिशील है, कशाभिका युक्त है, अथवा एक युग्मक बड़ा है दूसरा छोटा है लेकिन कशाभिका नहीं है, तो आकार की में तो असमानता है लेकिन कार्य के में समान है और वो संलयित होते तो उसको नाम देते हैं असमयुग्मक की लैंगिक जनन। ऐसा पाया जाता है यूडोराइना में। किसमें, यूडोराइना में। अब तीसरे प्रकार का विषम युग्मक क्या होगा, एक युग्मक बड़े आकार का होगा लेकिन इसमें कशाभिका नहीं पाई जाती। दूसरा युग्मक छोटा होगा जिसके अग्रभाग पर कशाभिका उपस्थित होगी। तो ये छोटा और चल युग्मक, ये बड़ा और अचल युग्मक। इसका मतलब आकार में तो अलग अलग है, ये एक छोटा एक बड़ा, कार्यकीय में भी अलग अलग है। कैसे हैं ये गतिशील है, ये अगतिशील है। ऐसे युग्मक जब संलयन क्रिया में भाग लेते हैं तब हम उस लैंगिक जनन के प्रकार को नाम देते हैं विषम युग्म की लैंगिक जनन। और ये किस में पाया जाता है, वॉल्वॉक्स में। शैवाल के सामान्य लक्षण के बाद में इन पादपों का बहुत ही बड़ा आर्थिक महत्व होता है। शैवाल प्रकाश संश्लेषी जीव होने के कारण ये आसपास के वातावरण में ऑक्सीजन का स्तर बढ़ा देते हैं। कैसे बढ़ाएंगे कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा ऑक्सीजन जो निर्मित होती है वो वातावरण में छोड़ती है, जिसके फलस्वरूप ऑक्सीजन का स्तर बढ़ा रहता है। ऑक्सीजन के इस ऑक्सीजन को मुक्त करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करता है। ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में होता है, जिसके फलस्वरूप गैसों में संतुलन बनाए रखने का कार्य करता है। ऐसा माना जाता है कि लगभग 50% प्रकाश संश्लेषण की क्रिया शैवालों के द्वारा संपन्न होती है। प्रकृति में शैवाल प्राथमिक उत्पादक के रूप में जाने जाते हैं और इनसे ही या इनको खाकर ही जीव अपना जीवन पूरा करते हैं।
शैवाल प्रकाश संश्लेषी जीव होने के कारण ये खाद्य पदार्थ का निर्माण होता है और उन खाद्य पदार्थों को ग्रहण करते हैं दूसरे जीवों के द्वारा। फलस्वरूप खाद्य चक्र और खाद्य श्रृंखला बनी रहती है। कई शैवाल जैसे पोरफायरा, लेमिनेरिया और सार्गेसम इत्यादि शैवाल में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, खनिज लवण, विटामिन की अधिकता होने के कारण इनको कई क्षेत्रों में भोजन के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। कैरागिन जिसका व्यावसायिक महत्व है का उत्पादन भूरी और लाल शैवाल से किया जाता है। अगार एक पदार्थ है जिसको पानी में डालने के बाद में हल्का सा गर्म करता है और उसके बाद में फिर पुनः ठंडा करते हैं तो ये पूरा जम जाता है, लेकिन उसमें पानी है वो मुक्त रूप से उपस्थित होता है, लेकिन होगा कैसा, जमा हुआ होता है। तो ये ऐसी पदार्थ अगर कहलाता है। अगर जेलिडियम और ग्रेसिलिएरिया से प्राप्त किया जाता है। और इस अगर का उपयोग किस में करेंगे, आइसक्रीम बनाने में किया जाता है। आइसक्रीम को जमाने में, संवर्धन करने में, जिसमें सूक्ष्म जीवों का संवर्धन किया जाता है या पादपों का संवर्धन किया जाता है। तो कृत्रिम संवर्धन माध्यम जो विलयन रूप में होता है को जमाने के लिए, सॉलिड अवस्था में बनाने के लिए अगर का उपयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त क्लोरेला एक कोशिकीय शैवाल है। इसमें प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है, इसलिए इसको एक कोशिकीय प्रोटीन के नाम से भी जाना जाता है। एक कोशिकीय प्रोटीन या सिंगल सेल प्रोटीन किससे प्राप्त करते हैं, क्लोरेला के संवर्धन से करते हैं। इसीलिए क्योंकि क्लोरेला में प्रोटीन की अधिकता होती है, इसलिए क्लोरेला का उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में, प्रोटीन की पूर्ति के रूप में अंतरिक्ष यात्रियों के द्वारा किया जाता है। क्योंकि अंतरिक्ष यात्री अपने साथ में खाद्य पदार्थ का एक बहुत बड़ा भाग तो ले नहीं जा सकते, उनको छोटे भाग की आवश्यकता होती है, तो वो ऐसे खाद्य पदार्थ का चयन करते हैं जिससे सभी आवश्यक तत्वों की पूर्ति हो जाए और अनावश्यक भार नहीं हो। तो उसके लिए किसका उपयोग करते हैं, क्लोरेला का उपयोग करते हैं। तो ये 6 पॉइंट ऐसे हैं जो आर्थिक महत्व को समझाते हैं। हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे शैवालों के कितने समूह हैं, कितने वर्गों में शैवाल को विभक्त की गई है, जैसे रोडोफाइसी है, क्लोरोफाइसी है, पियोफाइसी है, जंतोफाइसी, तो इत्यादि के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अर्थात हम क्या पढ़ेंगे, शैवाल का वर्गीकरण और उनमें तुलनात्मक अध्ययन। थैंक यू।